उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड विधानसभा में आज वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल आज दोपहर पेश करेंगे बजट का आकार और 1 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। सरकार का मुख्य फोकस महिला, युवा, गरीब, किसान और अवस्थापना विकास पर होगी। पहली बार राज्य का बजट विधानसभा में दोपहर 12:30 बजे पेश होगा। इससे पहले बजट आपको बता दें कि 4 बजे पेश होना था और यहां पर हालांकि गैरसैंण सत्र में धामी सरकार एक बार दोपहर 2:30 बजे भी बजट पेश कर चुकी है। देखो, मैं एक ही बात कह सकता हूँ। पिछले जो बजट हमने दिया था 89,000 करोड़ का दिया था, उससे बढ़ के ये आकार होगा, यानी इसका साइज जो है उससे बढ़ के होगा। और ये हमारी आर्थिक या अर्थव्यवस्था को भी दर्शाता है कि हम अपने बजट के साइज को बढ़ा रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जनता के साथ हम उनसे संवाद करते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं, उनसे व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से उनके सुझाव मांगते हैं और संकलित करके सभी विभागों की अपेक्षानुसार जब हम बजट को अंतिम रूप देते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात होती है कि हम अपने प्रदेश की जनता के लिए, प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हम बजट लाएं। और आप देखिए कि हमने ज्ञान एक शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार कहा था, हालांकि इस बार भी उन्होंने फोकस किया केंद्रीय बजट में। लास्ट टाइम हमने भी इसको फोकस किया था, इस बार भी हम फोकस कर रहे हैं कि ज्ञान यानी GYAN, जी का मतलब गरीब, Y का मतलब युवा, A का मतलब अन्नदाता, N फॉर नारी, इन 4 स्तंभों के बारे में प्लस अन्य जितने भी क्षेत्र हैं उसके लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध भी हैं और उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए हम ये बजट में प्रावधान कर रहे हैं। और एक अच्छा बजट, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब बजट प्रस्तुत किया जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में तो जनता उसको सराहती है, तो इसी बजट को भी लोग। उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी में लिव इन संबंध के प्रावधान के विरोध में कांग्रेस पार्टी आज राज्य विधानसभा का घेराव कार्यक्रम करेगी। कांग्रेस के उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि यूसीसी में लिव इन संबंध का प्रावधान उत्तराखंड की गरिमा और संस्कृति के खिलाफ है और कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को चेतावनी देने के लिए पार्टी इसके खिलाफ राज्य विधानसभा का घेराव करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी राज्य में आंदोलन के माध्यम से आम जनता की राय एकत्र करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि इसके लिए पार्टी ने एक फॉर्म का जो रूप है वो तैयार किया है और जिसके जरिए एकत्रित जनता की राय को ज्ञापन के रूप में राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। तो पूरे तरीके से कांग्रेस जो है तैयार है। यूसीसी को लेकर लगातार विरोध करती हुई, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर लगातार विरोध करती हुई कांग्रेस पार्टी आज सरकार का घेराव करेगी। चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, जानकारी दीजिएगा कांग्रेस का क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि काफी लंबा कहा जा रहा है कि आंदोलन कांग्रेस का चलेगा लिव इन रिलेशनशिप के मुद्दे को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर जो विधानसभा का सत्र है इस समय वो चल रहा है और आज तीसरा दिन विधानसभा सत्र का है। लेकिन वही देखिएगा कि जो विपक्ष है वो लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, चाहे सदन के अंदर हो या फिर सड़कों पर हो। और वही देखिएगा कि आज कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं किया जा रहा है और रैली निकालते हुए आज विधानसभा का कूच करेंगे। और आप देखिएगा कि जो कूच किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं यूसीसी को लेकर लगातार जो विरोध है कांग्रेस का वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस जो है यूसीसी का विरोध करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो नियम रखे गए हैं कांग्रेस का कहना है कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने की जो बात सरकार की तरफ से की जा रही है उसको मान्यता दी जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं धर्म नगरी के लिए सही नहीं, क्योंकि उत्तराखंड को एक धर्म नगरी कहा जाता है और सनातन धर्म का को मानने वाले लोगों में कहीं ना कहीं ये शादी से पहले रिलेशनशिप में रहना गलत माना जाता है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं आज प्रदर्शन कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। और मैं देखिएगा कि कांग्रेस सिर्फ इसी मुद्दे पे ही नहीं बल्कि कई मुद्दे उत्तराखंड के ऐसे हैं कि जिनको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस आज विधानसभा का घेराव करेगी, जिसमें आप देखिएगा कि स्मार्ट मीटर
मीटर की बात हो या फिर यूसीसी की बात हो या अन्य कानून की बात हो, भू कानून की बात हो, क्योंकि भू कानून भी उत्तराखंड के अंदर जो कैबिनेट की मंजूरी मिली है उसको लेकर भी विरोध जता रही है कि जो भू कानून बनाया गया है वो सही नहीं है और उसको सशक्त बनाने की आवश्यकता है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं आज कांग्रेस जो है करण मेहरा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव करेंगे और अब देखने वाली बात होगी कितना असर सरकार पर इस घेराव का पड़ता है। धनराज, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इसकी शिकायत के लिए फॉर्म जो है भरवाए जाएंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया जो है कांग्रेस करने वाली है। बिल्कुल रूपाली, देखिए कहीं ना कहीं जो देखा जाए जो कांग्रेस है वो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, यानी कि हर मुद्दे पर हर तरफ से कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, चाहे सदन के अंदर हो या फिर सड़कों पर हो। और मैं देखिएगा कि अब एक प्लान कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से ये भी बनाया जा रहा है कि वो घर घर जाएंगे और जनता से यूसीसी के लिए कहीं ना कहीं जो पूरा प्लान है वो देखेंगे कि आखिर जो विरोध जताना चाहते हैं यूसीसी का वो एक फॉर्म भरेंगे और उस फॉर्म के माध्यम से कहीं ना कहीं वो फॉर्म इकट्ठे कर सरकार को भेजे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये प्लान कांग्रेस की तरफ से बनाया गया है कि जो विरोध करना चाहते हैं यूसीसी का वो विरोध में आ सकते हैं। और क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार अपील भी की जा रही है कि जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू किया गया है, भू कानून लागू किया गया है, उस भू कानून में भी कई प्रावधान ऐसे हैं कि जिसमें कहीं ना कहीं आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा कहना कांग्रेस का है। और कांग्रेस कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर सरकार को किसी भी रूप में बकसना नहीं चाहती है और सरकार को हर मोड़ पर कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है। धनराज, लेकिन यहाँ पर बात ये भी है ना कि विपक्ष कभी भी सत्ता पक्ष से खुश नहीं होगा और विरोध तो जाहिर सी बात है विपक्ष का काम है करना, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर करण मेहरा लगातार यूसीसी को लेकर लिव इन रिलेशनशिप को मुद्दा बना रहे हैं, इसमें लोगों का क्या कुछ, क्योंकि कार्यकर्ता तो लोगों के पास ही जाएंगे, फॉर्म उनसे भरवाएंगे कि क्या वो इस बात से सहमत है या नहीं है। बिल्कुल रूपाली, देखिए कांग्रेस की तरफ से जैसे प्लान बनाया गया है कि वो जनता के बीच जाएंगे और जनता से फॉर्म भरवाएंगे कि वो यूसीसी से खुश है या नहीं है। और जो रिलेशनशिप में रहने की बात कहीं ना कहीं इस कानून में है तो इसको लेकर बदलाव करने की बात भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि सरकार को इसमें बदलाव करना चाहिए। और वही देखिएगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से जो हिंदू संगठन है या कहा जाए जो विशेष समुदाय के लोग हैं उनसे भी अपील की गई है, यदि वो सनातनी है और क्योंकि आप देखते होंगे कि 14 फरवरी के टाइम पे कहीं ना कहीं बजरंग दल हो या फिर अन्य संगठन हो वो कहीं ना कहीं विरोध करते हुए इसका नजर आता है, क्योंकि आप देखते होंगे कि तमाम पार्कों पर जाकर कहीं ना कहीं हंगामा करने का काम बजरंग दल के लोग करते थे। लेकिन इस बार 14 फरवरी को आपने देखा कि कोई भी इस तरह का हंगामा उत्तराखंड के अंदर नहीं किया गया। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कांग्रेस ने किए हैं कि आखिर अब वो हिंदू संगठन कहाँ गए जो रिलेशनशिप का कहीं ना कहीं विरोध करते थे और इस तरह से लड़कों को और लड़कियों को पकड़कर कहीं ना कहीं उनको बेइज्जत करते थे कि वो अब कहाँ गए, कि अब रिलेशनशिप यानी कि खुलेआम एक सहमति कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से दे दी गई है कि शादी से पहले वो लोग एक साथ रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर विरोध लगातार कांग्रेस जता रही है और कांग्रेस कहीं ना कहीं जनता के बीच भी जाने की बात कर रही है कि जनता के बीच जाएंगे और जनता से भी इसके लिए सुझाव मांगेंगे। जी धनराज, यहाँ पर जमानत संग्रह आंदोलन जो कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 2 महीने तक चलेगा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि 2 महीने एक लंबा समय है, दूसरी तरफ अगर बजट सत्र चल रहा है तो विरोध ज्यादा किया जा रहा है, बात मुद्दों पर कम की जा रही है। बिल्कुल रूपाली, देखिए आप क्योंकि विधानसभा के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो विपक्ष है वो हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, यूसीसी को लेकर हो या फिर भू कानून को लेकर हो या स्मार्ट मीटर को लेकर हो। और अब जिस तरीके से एक जन आंदोलन चलाने की बात कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से की गई और सभी दलों को साथ लेकर इसका पूरा जो विरोध है वो किया जाएगा, यानी कि 2 महीने तक ये अभियान लंबा चल सकता है और 2 महीने का अंतराल काफी लंबा होता है और इसके बीच ये कहीं ना कहीं कई तरह के प्रोग्राम इसमें रखे गए हैं, चाहे वो जनता के बीच में जाने का हो, विरोध प्रदर्शन का हो, घेराव का हो, तमाम इस तरह के कार्यक्रम इस पूरे 2 महीने के अभियान के बीच कांग्रेस की तरफ से भी रखे जाएंगे और अन्य दलों की तरफ से भी रखे जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुल मिलाकर ये कहा जाए कि कांग्रेस हो या फिर अन्य दल हो वो कहीं ना कहीं एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर सरकार का विरोध करते हुए नजर आएंगे और सरकार को इन मुद्दों पर घेरते हुए। लेकिन धनराज, इसमें सरकार का क्या कुछ कहना है? क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप अब एक मुद्दा बना दिया गया है
उत्तराखंड में। जाहिर सी बात है लोगों से राय मांगी जाएगी, इसका मतलब लोगों के जहनी तरीके से जो सोच है उस पर भी इफेक्ट ये चीज करेगी कि क्या यूसीसी सही है या गलत है। कांग्रेस के सपोर्टर्स के अलावा भी अगर बात की जाए उत्तराखंड में, तो क्या रिएक्शन यूसीसी को लेकर आए हैं और आगे क्या आने की उम्मीद है जब ये एक मुद्दा बनता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल रूपाली, देखिए यदि मैं यहाँ पर सरकार की बात करूँ तो सरकार की तरफ से जिस तरीके से यूसीसी लागू किया गया है तो इसको कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय बताया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने खुद भी कहा है कि इससे किसी को भी नुकसान होने वाला नहीं है। और जो रिलेशनशिप की बात आ रही है उसमें भी कहीं ना कहीं विरोध देखा जाता था, इस वजह से ये नियम इसमें रखा गया है, क्योंकि लगातार हम देखते थे कि जो लड़के हैं लड़कियां हैं वो नाबालिग की कहीं ना कहीं अपने घरों से निकल जाते थे। लेकिन अब इस नियम के आने के बाद कहीं ना कहीं ये रोकना संभव होगा कि वो नाबालिग बच्चे अब घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, यानी कि इस तरीके से गलत तरीके से वो बाहर नहीं जा पाएंगे और कहीं ना कहीं जब उनकी उम्र हो जाएगी उसके बाद वो रिलेशनशिप में रह सकते हैं। तो ऐसा कहना सरकार का है और जनता का भी कहीं ना कहीं इसका जनता विरोध भी कर रही है और कुछ जनता की ये भी बात है कि कहीं ना कहीं इसका समर्थन भी करते हुए नजर आ रही है। क्योंकि यदि हम संगठनों की बात करें या फिर अन्य दलों की बात करें तो कुछ विरोध जरूर जता रहे हैं, लेकिन यदि आम जनता की बात करें तो आम जनता कहीं ना कहीं इस कानून को सराहती हुई भी नजर आ रही है। ठीक है धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर घेराव जो है कांग्रेस ने करने की तैयारी कर ली है और चाहे बजट सत्र हो या फिर 2 महीना ये लंबा आंदोलन हो, लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा कांग्रेस उठाती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर घर घर जाकर फॉर्म जो है वो भरवाए जाएंगे कि आम जनता की भी इस पर क्या राय है। आगे बढ़ेंगे जहां पर बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रीपेड स्मार्ट मीटर जोरदार विरोध कर रहे हैं और आपको बता दें यहां पर हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने कहा है कि स्मार्ट मीटर के लिए व्यक्ति को आवश्यक रूप से यहां पर एंड्रॉयड फोन लेना होगा। सस्ते से सस्ता एंड्रॉयड फोन भी 5 से 6 हजार का आता है और यदि किसी कारण से स्मार्ट मीटर खराब होता है तो 10 से 12 हजार का उस पर खर्चा आता है। इसका कोई भी जवाब हमें नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को भ्रमित कर उनकी जेब पर डाका डालने वाली बात की जा रही है। देखिए, हमें दिक्कत ये है कि प्रदेश की कई ऐसी परिस्थितियां हैं, गरीब लोग हैं। स्मार्ट मीटर का लगने का मतलब है सबसे पहले व्यक्ति को एंड्रॉयड फोन खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऐप है, उस ऐप के माध्यम से ही आप उसमें केवल पेमेंट कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड फोन भी सस्ते से सस्ता 6-7 हजार रुपए से कम का फोन नहीं है। उसके बाद मीटर अगर खराब हो जाता है तो उस मीटर में 10 से 12 हजार रुपए का खर्चा। इन चीजों का कोई जवाब नहीं मिला। तो ये प्रदेश की जनता को भ्रमित करके और उनकी जेब में डाका डालने वाले। फिर बात हुई प्रीपेड की। यूपीसीएल का पैम्फलेट हमारे विधायक आदरणीय तिलकराज भेड़ जी ने दिखाया, उसमें साफ लिखा है कि प्रीपेड मीटर है, लेकिन राज्य की सरकार कह रही है हम पोस्ट पेड कर रहे हैं। फिर जब हमने प्रश्न पूछा कि क्या ये भविष्य में प्रीपेड होगा तो उनका कोई जवाब नहीं आया। उनका जवाब बड़ा कटाक्ष ये था कि भविष्य किसने देखा है। तो ऐसे तो सवालों का जवाब हमें आज सदन में जो मिला है उससे हम लोग असहमत हैं और ये झूठ और फरेब की जो सरकार है इसकी पोल खोल धीरे धीरे जनता के सामने हो रही है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस के विधायकों ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है और सदन में सरकार से कई सवाल भी किए हैं। सदन से बाहर आने के बाद मीडिया से बात करते हुए झबरेड़ा विधानसभा से कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र जाति ने कहा है कि स्मार्ट मीटर सरकार ने जनता को लूटने का एक नया रास्ता निकाला है। इसके साथ साथ सरकार ने मैदानी क्षेत्रों की उपेक्षा हमेशा की है। जहां पर्वतीय क्षेत्रों में 200 यूनिट तक बिजली फ्री की है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में सिर्फ 100 यूनिट बिजली ही फ्री की है। इसके साथ साथ विधायक वीरेंद्र जाति ने समान नागरिक संहिता और भू कानून को लेकर भी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। देखिए, स्मार्ट मीटर का जो हमने मुद्दा उठाया था, स्मार्ट मीटर इन्होंने जनता को लूटने का एक नया रास्ता निकाला है। और अभी आपने एक प्रश्न किया था कि भाई पर्वतीय राज्यों में और मैदानी क्षेत्रों में अलग अलग क्यों। तो पर्वतीय क्षेत्र की बजाय मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षाएं ये सरकार करती आ रही है और इसी अपेक्षा का एक जीता जागता सबूत ये भी है कि बिजली की 200 यूनिट मैदानी क्षेत्रों के लिए फ्री नहीं की गई, 200 यूनिट पर्वतीय क्षेत्रों के लिए और मैदानी क्षेत्र के लिए मात्र 100 यूनिट बिजली की इन्होंने फ्री की है।
यूसीसी लागू करते हैं, समान नागरिक संहिता लाते हैं, लेकिन समान अधिकार और समान दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के सभी लोगों को नहीं देख रही। अभी अभी संज्ञान में आया है कि भू कानून में भी जनपद हरिद्वार और उधम सिंह नगर के साथ भेदभाव किया गया है, और यह भेदभाव क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता बिल्कुल भी अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने कहा है कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जो सरकार प्रीपेड मीटर लगाने की जिद पर अड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि आज तक उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहने वाली सरकार विद्युत व्यवस्था का निजीकरण करने पर तुली हुई है। अल्मोड़ा विधायक ने कहा है कि आने वाले समय में उपभोक्ता इससे निश्चित रूप से परेशान होंगे। बिहार, चंडीगढ़ में स्मार्ट मीटरों में लगातार शिकायतें आ रही हैं और विधायक ने यह भी कहा कि सदन में भी उन्होंने स्मार्ट मीटर का विरोध किया है और सड़कों पर भी उतरकर इस स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध करेंगे। देखिए, सरकार को क्या आवश्यकता पड़ गई कि आज ये प्रीपेड या स्मार्ट मीटर लगाने की आज आवश्यकता पड़ गई है। जब यथावत सारी चीजें चल रही थी, पूरी सरकार लगातार वाहवाही लूटने का काम करती कि प्रदेश ये ऊर्जा प्रदेश है करके, और हम इतना विद्युत उत्पादन कर रहे हैं करके सारी चीजों को लेके, जहां दूसरे राज्यों में जाके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दिल्ली में जाके कहते हैं कि भाई यहाँ पर हम बिजली मुक्त करेंगे, यहाँ पानी मुक्त करेंगे, और वही अपने प्रदेश में आज ये निजी हाथों में सौंप रहे हैं। चाहे वो हमारा कुमाऊं हो, चाहे गढ़वाल हो, दो समूह को निजी हाथों में सौंप रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बात आने वाले समय में इसमें प्रमाणित हो जाएगी कि आने वाले समय में उपभोक्ता निश्चित रूप से परेशान होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, आज चाहे सदन में उन्होंने कह दिया वहाँ नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सरकार भविष्य में इसको लगाने जा रही है। और कहीं हरियाणा का, हम बिहार का उदाहरण ले रहे हैं, चंडीगढ़ का उदाहरण ले रहे हैं कि वहां पर शिकायतें आ रही है कि मीटर जंप कर रहे हैं करके, और जिनका 500 का बिल आता था, किसी का 10,000 का रहा है, किसी 5,000 का। ये बिहार में आई ये शिकायतें, ये अन्य राज्यों में शिकायतें आई जहाँ इस बार मीटर लग रहे हैं करके। कहीं ना कहीं ये निजी हाथों को सौंपने का एक षड्यंत्र है और सरकार वाहवाही लूटने का काम कर रही है। तो इसका पुरजोर तरीके से हमने सदन में विरोध किया है और सड़कों में भी। महापौर दीपक बाली ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव भारत में चुनावी प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सुचारू बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। इसकी पहल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी, जिसे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया। इस नीति के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार किया जा रहा है, जिससे देश की प्रशासनिक स्थिरता, आर्थिक प्रबंधन और सुशासन को मजबूती मिलेगी। महापौर बाली और पार्षदों ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित कर महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित किया है और मीडिया से मुखातिब मेयर दीपक बाली ने कहा कि इस पहल के प्रमुख लाभ को बताते हुए ये बताया गया कि एक राष्ट्र एक चुनाव से अविरल विकास कार्य होंगे। बार बार चुनाव होने से आचार संहिता लागू होती है, जिससे विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। एक साथ चुनाव से सरकार निर्बाध रूप से विकास योजनाओं को लागू कर सकेंगी और व्यय में कटौती होगी, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया पर हर बार भारी खर्च होता है। बार बार चुनाव कराने से धन और संसाधनों की अत्यधिक खपत होती है, ये भी उनके द्वारा कहा गया। प्रमुख कारण चुनावी प्रक्रिया पर भारी खर्च जो होता है, बार बार चुनाव कराने से धन और संसाधनों की अत्यधिक खपत होती है। एक राष्ट्र एक चुनाव से इन खर्चों में भारी कमी आएगी। इसका एक और प्रमुख कारण प्रशासनिक दक्षता के रूप में बार बार चुनाव कराने से सरकारी मशीनरी, सुरक्षा बल और शिक्षकों को चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त रहना पड़ता है, जिससे प्रशासनिक कार्य। उत्तराखंड में बाघ संरक्षण के प्रयासों के तहत कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी नेशनल पार्क में एक और बाघ को स्थानांतरित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। ये 5वां बाघ होगा जिसे कॉर्बेट से राजाजी भेजा जाएगा, जिससे पार्क में बाघों की घटती संख्या में सुधार की उम्मीद है। राजाजी में बाघों की संख्या बढ़ाने की योजना। राजाजी नेशनल पार्क के पश्चिमी हिस्से में पहले बाघों की आबादी बहुत कम थी। वन्य जीव विशेषज्ञों के अनुसार पार्क के इस
क्षेत्र में पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन मौजूद है, लेकिन बाघों की कमी के कारण जैव विविधता को नुकसान हो रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए वन विभाग ने 2020 में बाघ पुनर्स्थापना परियोजना शुरू कर दी थी, जिसके तहत कॉर्बेट से स्वस्थ बाघों को राजाजी स्थानांतरित किया जा रहा है। अब तक भेजे गए 4 बाघ सफलतापूर्वक स्थापित है। इस परियोजना के तहत अब तक 4 बाघों को राजाजी नेशनल पार्क में छोड़ा जा चुका है। इनमें से 2 नर और 2 मादा बाघ है, जो पार्क में अच्छी तरह से ढल चुके हैं और अब प्राकृतिक रूप से प्रजनन भी कर रहे हैं। वन अधिकारियों का कहना है कि इससे न केवल बाघों की संख्या में वृद्धि होगी, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहेगा। देखिए, एक परियोजना के तहत ये कार्य किया जा रहा है, जिसमें कि जो राजाजी है उसके एक क्षेत्र में बाघों की आबादी कम थी और चूंकि कॉर्बेट में बाघ घनत्व के हिसाब से ज्यादा हो रहे थे, तो एक यहाँ से बाघों को जो है 5 बाघों को वहां ले जाने का कार्यक्रम था, जिसमें से 4 बाघ ऑलरेडी जा चुके हैं और एक 5वां नर बाघ जो है तुरंत ही यहाँ से भेजा जाना है। तो ये मुझे लगता है कि बाघों के भविष्य के लिए ये अच्छा कदम होगा, क्योंकि जो इनब्रीडिंग है वो रुकेगी और यहाँ के बाघ जब उन बाघों से जो है क्रॉस करेंगे तो जो बाघों का भविष्य वो सुरक्षित रह सकेगा। तो अच्छा कदम है। देखिए, राजाजी टाइगर रिजर्व का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट एनटीसीए द्वारा भारत सरकार द्वारा अप्रूव किया गया है, जिसके अंतर्गत 4 बाघ अभी तक कॉर्बेट से जा चुके हैं। जो 5वां बाघ है उसको भेजने की तैयारी की जा रही है। उसके संबंध में जो टाइगर को आइडेंटिफाई करने वाला कार्य है, जिसको कैमरा ट्रैपिंग के थ्रू किया जाता है, पुराना डेटा को देखा जाता है, उसके थ्रू किया जाता है, वो कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। और जैसे ही अभी राजाजी टाइगर रिजर्व से सारी तैयारी पूर्ण हो जाएंगी, उस बाघ को यहाँ से वहाँ पर ले जाया जाएगा। राजाजी टाइगर रिजर्व में इसके लिए एक 1 हेक्टेयर साइज का एक बाड़ा बनाया गया है, क्योंकि ये एक सॉफ्ट रिलीज एक मैकेनिज्म होता है, उसके अंतर्गत किया जा रहा है। तो इस बाघ को पहले उस बाड़े में छोड़ा जाता है और वहाँ पर उसको लगभग 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक उसको मॉनिटर किया जाएगा और उसके बाद उसमें सैटेलाइट कॉलर लगा के उस क्षेत्र में छोड़ा जाएगा, ताकि उसका मूवमेंट जो है उसको भी पता चल सके। और जब तक वो उस वास स्थल में अपने को पूरी तरह से एडजस्ट ना कर ले, तब तक उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। अभी जो बाघ को भी विकासनगर के नंबर 1 पुल से मात्र 100 मीटर की दूरी पर आम के हरे भरे फलदार वृक्षों को काटा जा रहा है। अवैध पातन और अवैध तरीके से आम के हरे भरे पेड़ों के बगीचे को बेच दिया गया और भूमाफिया द्वारा अवैध तरीके से निर्माण करवाया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि भूमाफिया के द्वारा अवैध तरीके से आम के बगीचों की जमीन को बेचकर कमर्शियल दुकानें बनवाई जा रही हैं। इस संबंध में उद्यान विभाग के प्रभारी बचन सिंह का कहना है कि उनके द्वारा मौके पर जाकर पेड़ों की गिनती की गई, लेकिन वर्तमान की स्थिति का उन्हें ज्ञान नहीं है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद शर्मा ने भी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत पेड़ों के अवैध कटान की जानकारी जुटाई थी, लेकिन उद्यान विभाग चीर निद्रा में सोया हुआ था। देखो, मैं आपको बिल्कुल ये बता देना चाहता हूँ कि जो हरा भरा जो बाग है उसमें लगभग 70 से 80 पेड़ थे, जो कि हमने इसकी सूचना उद्यान विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी से मांगी थी। उन्होंने ना तो वो सूचना दी और उसके बाद हमने उनकी शिकायत वहाँ एमडीडी विभाग पर भी करी थी कि यहाँ पर जो है मकान बनाए जा रहे हैं, मगर उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इससे ये प्रतीत होता है कि अधिकारी भ्रष्टाचार में जो है लिप्त हैं और इसमें कौन कौन लोग लिप्त हैं ये तो सरकार का काम है। सरकार इस वक्त कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पूरे क्षेत्र में चलाओ, पछवा दून में जो है भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी वो चल रही है, जिससे रोज़ पेड़ों पर जो है कार्रवाई हो रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, मगर सरकार के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो शासन हो प्रशासन हो, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे में लाई जाए, क्योंकि अकेले डिपार्टमेंट की इसमें वो नहीं है, क्योंकि इसमें आपका राजस्व विभाग भी है, वन विभाग भी है और एमडीडी भी है। यदि प्लॉट हो रहे तो कहीं ना कहीं तो मतलब जमीन बिक्री हुई है। सर, अभी प्रेजेंट टाइम पर पुल नंबर 1 पर जो है पेड़ों का कटान देखने को मिल रहा है, पेड़ों की डांट काटी जा रही है। आप मौके पर पहुंच के किस प्रकार की कार्रवाई वहां पर करेंगे? इसके जो नंबर 1 पुल पे है, इसकी भी हमने रिपोर्ट दे रखी तहसीलदार साहब को भी, एटम महोदय को भी। इसमें से हमें ये कहेंगे कि ये जमीन उसकी है, उसमें तभी उसमें कार्य की जाएगी। उसमें लोपिंग की परमिशन हमारे यहाँ से नहीं होगी, वो भी देहरादून से आएगी। वो हम आख्या कर देंगे तो कोई पौधा सूखा है या खराब है, उसके हम करा देते हैं। अभी कोई ऐसी परमिशन पुल नंबर 1 पर ली गई है? पुल नंबर 1
चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।